Hello everyone, welcome to EduNoop. So this is part 2 of electricity. पार्ट 1 में हमने करंट के बारे में पढ़ा था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में पढ़ा था. करंट इज रिप्रेजेंटेड बाय लेटर आई, जो कि मेजर होता है Q अपॉन T, कि कितना चार्ज हमारा फ्लो कर रहा है या कितना यूनिट ऑफ चार्ज हमारा फ्लो कर रहा है पर यूनिट टाइम, दैट इज करंट, जिसको हम मेजर करते हैं एम्पियर्स में. देन हमने पढ़ा था पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में, जिसको वोल्टेज भी कहते हैं. पोटेंशियल डिफरेंस वो वर्क डन होता है जो हम करते हैं टू ब्रिंग वन यूनिट ऑफ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, इसको हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं. एंड वही हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता था? अगर यही वर्क डन हम इंफिनिटी से कर रहे हैं तो हम उसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कह रहे थे, जिसको हम मेजर करते हैं वोल्ट्स में. जब भी हम सर्किट की बात करेंगे हम पोटेंशियल डिफरेंस की बात करेंगे, ठीक है, जिसको हम वोल्टेज भी कहते हैं, जिसको हम मेजर करते हैं वोल्ट्स में. Now this video is about Ohm's law and resistance. Ohm's law कुछ नहीं है, एक रिलेशनशिप ही है. ये जो हमने करंट और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ा है, इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप हेनरी ओम ने डिस्कवर किया था. डिस्कवर भी कैसे किया था कि वो अपने लैब में बैठे थे एंड नॉर्मली ही वाज जस्ट ट्राइंग डिफरेंट थिंग्स विद द सर्किट. तो उन्होंने देखा कि जैसे जैसे वो अपने करंट की वैल्यू चेंज करते जा रहे हैं, वैसे वैसे वोल्टेज की वैल्यू भी चेंज हो रही है. लाइक फॉर एग्जांपल, अगर उन्होंने करंट 0.1 एम्पियर किया तो उन्होंने देखा कि वोल्टेज कितनी हो गई, 0.2 वोल्ट्स. ऐसे ही जब उन्होंने करंट इंक्रीज किया टू 0.2 एम्पियर तो वोल्टेज हो गई 0.4 वोल्ट्स. ऐसे ही 0.3 पर वोल्टेज हो गई 0.6 वोल्ट्स, 0.4 पे 0.8 एंड 0.5 पे 1 वोल्ट्स. नाउ द पॉइंट इज, अब अगर हम इसमें पैटर्न समझने की कोशिश करें तो एक पैटर्न सबसे पहला अगर हम देखेंगे आई और वी की रिलेशनशिप में, वो ये कि अगर आप करंट इंक्रीज कर रहे हो तो पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज जिसको हम कहते हैं वो भी कंसिस्टेंटली क्या है, इंक्रीज हो रहा है, राइट. तो सबसे पहला तो ये डायरेक्ट रिलेशनशिप हो गया कि करंट इंक्रीज हो रहा है तो वोल्टेज भी इंक्रीज हो रही है, और अगर करंट डिक्रीज करोगे तो वोल्टेज भी डिक्रीज होगी. सेकेंड थिंग, अगर आप एक पैटर्न नोट करोगे तो हर एक वोल्टेज के बीच में 0.2 वोल्ट्स का डिफरेंस है ना. हर एक के बीच में 0.2 वोल्ट का डिफरेंस है, और करंट के बीच में 0.1 एम्पियर का. मतलब कि ये जो इंक्रीज हो रहा है, ये जो इंक्रीज भी हो रही है करंट के साथ साथ वोल्टेज इंक्रीज हो रही है, ये एक कंसिस्टेंट पैटर्न के साथ इंक्रीज हो रही है ना. यानी फॉर एवरी 0.1 एम्पियर हमारी वोल्टेज कितनी बढ़ रही है, 0.2 वोल्ट्स बढ़ रही है. तो दिस शोज कि इन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है वो डायरेक्ट है, कि आप जितने अमाउंट से करंट को इंक्रीज करोगे उतने ही अमाउंट से वोल्टेज भी जो है वो इंक्रीज होगी. तो हम इसके बीच में एक ग्राफ प्लॉट करके देखते हैं कि एक्चुअली अगर हम आई और वी को ग्राफ पे प्लॉट करें तो हमें किस टाइप का ग्राफ मिलेगा, तभी हम उसका जो रिलेशनशिप है वो एक तरीके से इस्टेब्लिश कर पाएंगे, है ना. सो ये हमारा कार्टेशियन प्लेन है, ठीक है. ये हो गई हमारी वाई एक्सिस. सिमिलरली यहाँ पे हम कर लेते हैं एक्स एक्सिस, तो आ गई, जस्ट अ सेकेंड, यस, ये हो गई हमारी वाई एक्सिस, यहाँ पे आ गई हमारी एक्स एक्सिस, राइट. तो अब ये हो गया y एक्सिस, ये हो गया x एक्सिस. हमेशा आप ध्यान रखना कि y एक्सिस पे आपको v लेना है, ठीक है, एंड x एक्सिस पे आपको करंट लेना है. तो अगर यहाँ 0.1 एम्पियर है, यहाँ 0.2, 0.3, इस तरीके से आप प्लॉट करोगे. इधर 0.2 वोल्ट्स, 0.4, 0.6 एंड 0.8. तो आप देखोगे कि ये पॉइंट्स आएंगे, ठीक है, अलग अलग वैल्यूज पे. अगर हम इसको प्लॉट करेंगे जो यहाँ पे मैंने गिवन है, इन वैल्यूज के हिसाब से अगर आप प्लॉट करोगे तो आप देखोगे कि एक स्ट्रेट लाइन इंक्लाइंड टू एक्स एक्सिस इज ऑब्टेन्ड. सी, इट्स अ स्ट्रेट लाइन, राइट. तो हमें ये स्ट्रेट लाइन मिली है. तो ये जो है ये हमारी स्ट्रेट लाइन है, और ये क्या बता रही है, ये स्ट्रेट लाइन ये बता रही है कि ये जो v और i है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर है. मतलब आप जितना v इंक्रीज करते जाओगे उतना i इंक्रीज होता जाएगा, और जितना i इंक्रीज करते जाओगे उतना ही v इंक्रीज होता जाएगा. तो ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ को भी हम यूज करते हैं टू स्टडी ओम्स लॉ. तो ये ध्यान रखना, ये vi ग्राफ है,
ठीक है। एक हमारा IV ग्राफ भी होता है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। तो दिस इज VI ग्राफ, जिसमें V हमेशा आपका Y एक्सिस पे आएगा। और क्यों मैं बोल रही हूँ कि Y एक्सिस पे आएगा, ये मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि आगे अभी जब हम रेजिस्टेंस पढ़ेंगे ना, तो स्लोप चेंज हो जाता है। अब आप ये समझते होंगे कि जो स्लोप होता है वो Y एक्सिस अपॉन X के हिसाब से आता है ना, तो स्लोप चेंज हो जाएगा इसमें। तो दिस इज VI ग्राफ। ये ग्राफ अभी हमें सिर्फ ये हेल्प करने में स्टडी कर रहा है कि ये जो वोल्टेज है हमारी, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, ठीक है। और यही बात जो है वो ओम्स ने समझाई थी, जिसको हम ओम्स लॉ कहते हैं। ये जो रिलेशनशिप है, दैट करंट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन वोल्टेज, इसी को हम ओम्स लॉ कहते हैं। और अब हम देख लेते हैं ओम्स लॉ की डेफिनेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सीधा आपका एग्जाम में इससे ना 3 मार्कर क्वेश्चन आ जाता है कि स्टेट ओम्स लॉ, पहला पार्ट, और सेकंड पार्ट में आपको न्यूमेरिकल दे देते हैं, ठीक है। सो एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, देखो बेटा ये चीज ध्यान रखना कि हम ये जो सारी बातें कर रहे हैं कि वोल्टेज इंक्रीज कर रहे हो तो करंट इंक्रीज हो रहा है, या वाइसा वर्सा, ये सब एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे हो रहा है। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं होगा तो ओम्स लॉ भी एप्लीकेबल नहीं होगा। ये सब हम एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे बात कर रहे हैं, ठीक है। सो एट कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर is directly proportional to the potential difference across its ends। एक कंडक्टर के दो एंड्स के अक्रॉस जितना पोटेंशियल डिफरेंस है, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दैट। यानी हम ये लिख सकते हैं V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। अब आपको पता है कि जब भी हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो हम एक कांस्टेंट ऐड करते हैं, तो यहाँ पर भी हम एक कांस्टेंट ऐड करेंगे विच इज IR। तो हियर R इज माय कांस्टेंट, ठीक है। R को हम कहते हैं रेजिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा V हो गया वोल्टेज। अब चाहे आप वोल्टेज लिख लो या पोटेंशियल डिफरेंस लिख लो, एक ही बात है। I हो गया हमारा करंट और R हो गया रेजिस्टेंस। अब ये जो रेजिस्टेंस है वो यहाँ पे हमारा एक कांस्टेंट है, जो इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के लिए हमने लगाया है। बट ये रेजिस्टेंस क्या है, देखो ये रेजिस्टेंस ना कंट्रोल करेगी करंट को। आप आर्बिट्ररली ऐसा नहीं हो सकता कि एक कंडक्टर में करंट फ्लो करता रहे, उससे हमारा डिवाइस डैमेज भी हो सकता है। तो रेजिस्टेंस यहाँ पे एक रिटार्डेशन है। समझते हैं रेजिस्टेंस क्या है। तो ये एक बहुत सिंपल सा डायग्राम है। इसमें हमने क्या किया है, इसमें हमने बेसिकली ये सर्किट को कंपेयर किया है। ये 3 एनिमल्स हैं बेसिकली। तो ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ये देखो, ये वोल्टेज है, एम्पियर आपका करंट बता रहा है, और ये रेजिस्टेंस बता रहा है। ये मैं लिख देती हूँ, ये शो कर रहा है रेजिस्टेंस, ये शो कर रहा है करंट, और ये शो कर रहा है वोल्टेज। यूजुअली हम ऐसे ही समझते हैं ना, फनी डायग्राम से। मैं सिर्फ सर्किट बना के समझाती तो शायद नहीं समझ आता। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो वोल्टेज जो है ये धक्का मार रहा है करंट को, तो मतलब करंट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था। तो इलेक्ट्रॉन्स अपने आप तो फ्लो नहीं करेंगे ना, मैंने आपको बताया था ना कि एक डिफरेंस होने का जरूरत है। जैसे मैंने इसको कंपेयर किया था ऑस्मोसिस से, कि जो वाटर है वो अपने आप तो फ्लो करेगा नहीं, वो हमेशा हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन फ्लो करता है, एक कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस की वजह से। ऐसे ही जो करंट फ्लो कर रहा है वो भी एक पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से फ्लो कर रहा है। तो वोल्टेज का काम होता है करंट को फ्लो कराना। तो वोल्टेज सिर्फ करंट को धक्का दे रही है कि चलो आगे बढ़ो, और करंट कहीं ज्यादा आगे ना पहुंच जाए या उसकी वैल्यू ना बढ़ जाए, तो उसको, या हाथ से ना निकल जाए करंट, उसको कंट्रोल में रखने वाला हमारा होता है ये रेजिस्टेंस। देख लो रेजिस्टेंस ने उसको पकड़ रखा है, उसकी लगाम कस रखी है। तो रेजिस्टेंस क्या कर रहा है, वो कंट्रोल कर रहा है करंट की वैल्यू इन द सर्किट, की जो ये करंट है इसकी वैल्यू कुछ ज्यादा ही एक्सीड ना कर जाए, तो इट इज कंट्रोलिंग करंट। तो ये तीनों बड़ा साथ में अच्छे से कोऑर्डिनेट होकर काम कर रहे हैं, कि वोल्टेज का काम है करंट को फ्लो कराना, करंट का काम है कि वो फ्लो करेगा, उसे और किसी चीज से मतलब नहीं है। लेकिन रेजिस्टेंस जो है, रेजिस्टेंस कंट्रोल कर रही है फ्लो ऑफ करंट को, ठीक है। तो ये रोल होता है रेजिस्टेंस का। तो रेजिस्टेंस आई कैसे है, क्या, जैसे करंट तो आप समझ गए, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, पोटेंशियल डिफरेंस एक डिफरेंस है इन कॉन्सेंट्रेशन। रेजिस्टेंस क्या है, दिस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ वायर विच रिटार्ड्स द फ्लो ऑफ द करंट। रिटार्ड्स को आप स्टॉप समझ लो, या ऑब्स्ट्रक्ट एक बेटर वर्ड रहेगा, रुकावट बेसिकली, ठीक है।
So this is रुकावट. So this is a property of wire which retards the flow of current through the wire. तो एक वायर में कितना करंट फ्लो कर रहा है उसको रिटार्ड कर रहा है क्या? रेजिस्टेंस. और ये किस वजह से है? ये वायर की ही प्रॉपर्टी की वजह से है. देखो, मान लो आपके स्कूल का कॉरिडोर है और कॉरिडोर में अगर बहुत सारे बच्चे भागेंगे तो आपस में टकराएंगे. तो ऐसे ही कॉरिडोर को अब रिप्लेस कर दो वायर से और आप सब हो इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, तो अब क्या होगा? जब एक इलेक्ट्रॉन, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे वायर में तो वो टकराएंगे आपस में, कोलिजन होगा. कोलिजन होगा तो क्या होगा? फ्रिक्शन होगी. फ्रिक्शन होगी तो क्या होगा? उनकी स्पीड स्लो हो जाएगी. देखो इस डायग्राम से आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा कि ये रेजिस्टेंस कोई वाकई में ऐसे हाथ नहीं है जो वायर में इलेक्ट्रॉन के फ्लो को रोक रहा है. वो इलेक्ट्रॉन का फ्लो अपने आप कम हो रहा है. क्यों? क्योंकि वो इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं कि वो आपस में कोलाइड कर जाते हैं, टकरा जाते हैं. सेम जैसे अगर कॉरिडोर में आप बहुत सारे बच्चे, पतले पतले कॉरिडोर्स होते हैं ना, अगर बहुत सारे बच्चे कॉरिडोर में भागेंगे तो वो टकराएंगे. और वो टकराएंगे तो ऑटोमेटिकली उनका जो फ्लो है वो स्लो हो जाएगा, उनकी जो स्पीड है वो स्लो हो जाएगी. सेम वायर में वोल्टेज काम है कि वोल्टेज उसको आगे करंट को पुश कर रही है. लेकिन ये इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स जो वायर में हैं ये टकरा रहे हैं, इनका कोलिजन हो रहा है जिस वजह से एक रिटार्डेशन फोर्स आ रही है. और ये क्या कर रही है? ये करंट के फ्लो को रिटार्ड कर रही है, स्लो कर रही है. इसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं. इस प्रॉपर्टी को हम रेजिस्टेंस कहते हैं. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं. रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या होती है? रेजिस्टेंस को हम मेजर करते हैं ओम में, क्योंकि ये सब ओम ने ही डिस्कवर किया है, उन्होंने ही इस पे काम किया है. ये सिंबल होता है ओम में, हम रेजिस्टेंस को मेजर करते हैं. एंड फिर वही हमारा फेवरेट क्वेश्चन कि 1 ओम डिफाइन करो. जैसे लास्ट वीडियो में हमने करा था ना कि 1 एम्पियर डिफाइन करो या 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, ऐसे ही. तो 1 ओम को कैसे डिफाइन करना है? पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं. देखो V इज इक्वल टू आई आर है, तो मैं R इज इक्वल टू V अपॉन आई लिख सकती हूँ. V को 1 वोल्ट कर दो, I को 1 एम्पियर कर दो. अब मुझे बस इसी को स्टेटमेंट में चेंज करना है ना. क्या स्टेटमेंट बन गई? व्हेन या रेजिस्टेंस इज सेड टू बी 1 ओम व्हेन अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ, डिफरेंस लिखना अब, सिर्फ पोटेंशियल मत लिखना अब, ये डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट is applied across the conductor to produce a current of 1 एम्पियर. अगर आप इस तरीके से फॉर्मूला याद रखोगे तो कभी भी आपको ये यूनिट डेफिनेशंस जो होती है उनको लिखने में कभी प्रॉब्लम नहीं होगी. ठीक है, तो जब हम एक 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे अक्रॉस अ कंडक्टर टू प्रोड्यूस 1 एम्पियर ऑफ करंट, तो हमारी रेजिस्टेंस भी कितनी प्रोड्यूस होगी? ऑटोमेटिकली 1 ओम. और ये जो आप ये यहाँ पे डिवाइस देख रहे हो इसको हम रियोस्टैट कहते हैं. रियोस्टैट क्या करता है? रियोस्टैट रेजिस्टेंस को कंट्रोल, इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए यूज करते हैं. आपने शायद प्रैक्टिकल भी परफॉर्म किया होगा स्कूल में. तो रेजिस्टेंस क्या करता है? रेजिस्टेंस, ये रियोस्टैट क्या करता है? अगर कभी हमें अपने सर्किट में रेजिस्टेंस इंक्रीज या डिक्रीज करनी पड़ती है सिचुएशन के हिसाब से, तो ये रियोस्टैट वहां पर यूज होता है. थोड़ा सा और पढ़ते हैं रेजिस्टेंस के बारे में कि रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है. एक तो मैं बता देती हूँ कि ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है. ठीक है, और ये गिव रीजन में आता है काफी. ठीक है, तो पहला फैक्टर जिसपे हमारी रेजिस्टेंस डिपेंड करती है वो है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. मान लो कि ये अगर एक वायर है, ठीक है, ये वायर है आपकी, ठीक है, सिलिंड्रिकल होती है वायर. तो ये क्या हो गया? दिस इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए. तो हम ये कहते हैं कि जो रेजिस्टेंस है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. मतलब कि जितना एरिया ज्यादा होगा उतनी रेजिस्टेंस कम होगी, या फिर जितना एरिया कम होगा उतनी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी. ऐसा क्यों? क्योंकि वापस आ जाओ कॉरिडोर वाले एग्जाम्पल पे. तो कॉरिडोर वाला क्या एग्जाम्पल है कि अगर आपके कॉरिडोर का एरिया बहुत ज्यादा है, सोचो कि बहुत चौड़ा, बहुत ब्रॉड कॉरिडोर है, तो आप तेजी से उसमें भाग सकते हो और टकराने के चांसेस कम है. सी रेजिस्टेंस इज इक्वल टू टकराना. तो आप अगर एक कॉरिडोर में भाग रहे हो जहां उसका एरिया ज्यादा है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो दैट मीन्स आपके पास ज्यादा जगह है. तो सिमिलरली एक वायर जिसमें एरिया ज्यादा है तो उसमें भी हमारे पास क्या है सिचुएशन कि ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो पास कर सकते हैं, कोलिजन कम होगा, तो रेजिस्टेंस भी कम होगी. और वहीं अगर एरिया कम है, बहुत पतले पतले कॉरिडोर्स हैं, तो क्या होगा? ज्यादा कोलिजन होगी, ज्यादा टकराएंगे इलेक्ट्रॉन्स, रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगी.
सेकेंड फैक्टर देखते हैं, लेंथ ऑफ वायर। अब लेंथ पे क्या होता है, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। कैसे? मान लो कि ये एक आपकी वायर है जिसकी लेंथ इतनी है, और एक ये वायर है जिसकी लेंथ ज्यादा है। एरिया दोनों का सेम रखते हैं, एक बार में एक फैक्टर तो स्टैटिक रखोगे ना। तो अगर ये लेंथ कम है तो देखो जितनी कम लेंथ होगी ना उतना ज्यादा टकराने के चांसेस होते हैं, तो इसलिए रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगी। तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। जितनी ज्यादा लेंथ उतनी ज्यादा रेजिस्टेंस। और यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे लेंथ ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन्स और ज्यादा टकराएंगे, और उतनी देर के लिए उन्हें चलना है। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है शायद मैंने इसमें उल्टा बोल दिया। आई डोंट नो, आई सी कि क्या स्टेटस, आई चेक इट लेटर ऑन। बट हाँ, मैं रिपीट कर देती हूँ, कोई बात नहीं। कि जितनी लेंथ कम होगी उसमें रेजिस्टेंस भी कम होगी, और जितनी लेंथ ज्यादा होगी उसमें रेजिस्टेंस भी जो है वो ज्यादा होगी। तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। और थर्ड आता है हमारा नेचर ऑफ मटेरियल, जो कि बहुत आसान है समझना। जैसे कि अगर कंडक्टर है, कंडक्टर को तो फ्लो कराना है बढ़िया से करंट, तो ऑब्वियस सी बात है उसमें रेजिस्टेंस हमेशा कम होगी। वहीं अगर इंसुलेटर है, तो इंसुलेटर के साथ क्या है भाई, इंसुलेटर तो बिल्कुल अलाउ नहीं कर सकता, तो वो तो बहुत हाई रेजिस्टेंस होती है अगर आप देखोगे इंसुलेटर की। ठीक है, सो ये तीन फैक्टर्स हैं जिनपे हमारी रेजिस्टेंस डिपेंड करती है। सबसे पहला एरिया, याद रखना एरिया से रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जितना ज्यादा एरिया उतनी कम रेजिस्टेंस। सेकेंड फैक्टर इज लेंथ ऑफ द वायर, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब जितनी ज्यादा लेंथ उतनी ज्यादा रेजिस्टेंस। एंड थर्ड इज नेचर ऑफ मटेरियल, कि वेदर आर मटेरियल इज इंसुलेटर, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, अकॉर्डिंगली द वैल्यू वेरीज। अब हम देखते हैं कि इस रेजिस्टेंस को हम फाइंड आउट कैसे करें। अगर हमें रेजिस्टेंस सॉल्व करना हो, कि कोई एक वायर है हमारे पास, ठीक है, लेट देयर, इसकी ना डेरिवेशन भी आती है, इसकी डेरिवेशन आती है एग्जाम में। ठीक है, so let there be a wire of length L and area of cross section A। ठीक है, तो हमने एक वायर ले लिया बेसिकली, और इस वायर का जो लेंथ है वो हमने L लिया है, और इस वायर का जो एरिया है वो हमने A लिया है। सो अभी हमने डिस्कस किया कि जो हमारी रेजिस्टेंस है ना, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, राइट, पहली चीज। सेकेंड हमने नोट करा, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। ये दो हमारे पास रिलेशनशिप आए, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। अब कंबाइन कर दो जरा दोनों इक्वेशन को, कंबाइन कर दो, कंबाइनिंग 1 and 2। तो क्या मैं लिख सकती हूँ कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बाय A, है ना, लिख सकते हैं हम ये कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। हमने कुछ नहीं किया, हमने दोनों इक्वेशन को कंबाइन कर दिया। अब क्योंकि अगेन यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है, तो हम इसको रिमूव करेंगे, और जब हम इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को रिमूव करते हैं तो हमारा एक कांस्टेंट ऐड होता है, विच इज R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। ठीक है, R इज इक्वल टू रो L अपॉन A, हम यहाँ लिख लेते हैं। R हमारा है रेजिस्टेंस, ये जो बेटा हमने कांस्टेंट ऐड किया है रो, इसकी स्पेलिंग RHO होती है। सिंबल इज समवॉट, सॉरी, सिंबल इज समवॉट F, F जैसा सिंबल होता है इसका। ठीक है, रो जिसको हम कहते हैं रेजिस्टिविटी, ठीक है, रो को हम कहते हैं रेजिस्टिविटी। ये कांस्टेंट होती है, अगेन दिस इज अ कांस्टेंट, ये हर मटेरियल के लिए फिक्स्ड होती है। अभी मैं आगे, अभी आपने देखा था मेरे से स्लाइड चेंज हो गई थी, आगे मैं दिखाऊंगी कि बॉक्स में अलग अलग मटेरियल की रेजिस्टिविटी दी है, दैट इज फिक्स। कॉपर की जितनी रेजिस्टिविटी है वो फिक्स रहेगी, तुम 1 मीटर कॉपर ले लो, 100 मीटर कॉपर ले लो, या 1000 मीटर कॉपर ले लो, उसकी रेजिस्टिविटी जो है वो सेम रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। L इज द लेंथ ऑफ वायर, ठीक है, L हमारा लेंथ ऑफ वायर है, और जो R है, R नहीं A, और जो A है वो एरिया है, राइट। अब ये है, दिस इज वन पार्ट, ठीक है, ये हमारा वन पार्ट था। सेकेंड, अब आप ये देखो इसी रेजिस्टिविटी की, अब अगर हमें वैल्यू निकालनी है रेजिस्टिविटी, तो यानी अगर मैं R को लिख रही हूँ रो L बाय A, तो अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, तो क्या मैं रो को RA अपॉन L नहीं लिख सकती, राइट, है ना, कुछ नहीं करा, इधर उधर किया है,
एरिया उधर ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गया, एल नीचे आके डिवाइड हो गया, तो रो क्या बन गया, आर ए अपॉन एल। बेसिकली हम यूनिट निकाल रहे हैं रेजिस्टिविटी की, एसआई यूनिट। तो आर किस में मेजर होता है, ओम में, एरिया मेजर होता है मीटर स्क्वायर में, और लेंथ मेजर होती है मीटर में। या मीटर से मीटर कट कर दो तो ये आ गया ओम मीटर। ठीक है, सो रेजिस्टिविटी की जो एसआई यूनिट है, SI यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज ओम मीटर। और ये SI यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी ओम मीटर कैसे आई, ये पूरी एक डेरिवेशन है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आपसे पूछा जाए, अगर सिर्फ रेजिस्टिविटी पूछा जाए तो आप पूरा स्टार्टिंग से आपको दिखाना पड़ेगा कि कैसे आपने पहले रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल बाय ए निकाला है, और यहाँ पर है ना, कि कैसे आपने रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल बाय ए निकाला है, और फिर कैसे ये फॉर्मूला यूज करके आपने रेजिस्टिविटी की एसआई यूनिट निकाली है। ठीक है, तो ये देखो मैं इसी टेबल की बात कर रही थी। इस टेबल में अगर आप देखोगे तो आपको समझ आएगा कि जो रेजिस्टिविटी है हमारी, रेजिस्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंडक्टेंस। मतलब आप समझो ना खुद, रेजिस्टिविटी मतलब आर से याद रखना है, रेजिस्टिविटी रुकावट। तो अगर कंडक्टर में तो हमें बहुत कम रुकावट चाहिए ना कि करंट अच्छे से फ्लो कर जाए, तो यहाँ पे आप जितने भी कंडक्टर्स देखोगे उनकी रेजिस्टिविटी आपको लो ही मिलेगी। जैसे ये देखो, सिल्वर वेरी गुड कंडक्टर है ना, कॉपर वेरी गुड कंडक्टर, कॉपर की तो हम वायर बनाते हैं, कितनी कम रेजिस्टिविटी है। और वहीं अगर आप नीचे आ जाओ, नाइक्रोम जो कि हमारा हीटिंग एलिमेंट भी है ना, हीटिंग एलिमेंट मतलब कि ये फिलामेंट वगैरह में यूज होता है, हीटर्स में, माइक्रोवेव ओवन में नाइक्रोम ही तो यूज होता है। देखो कितनी हाई रेजिस्टिविटी है। ठीक है, तो जितना आपका, जितने भी इंसुलेटर्स होंगे या जितने भी आपके अलॉयज होंगे, ठीक है, उन अलॉयज में या सेमीकंडक्टर्स होंगे, जितने भी सेमीकंडक्टर्स, अलॉयज, इंसुलेटर्स, इन सब में आपको बहुत हाई रेजिस्टिविटी मिलेगी। ठीक है, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं इस पे कि क्यों हम नाइक्रोम की वायर यूज कर रहे हैं हीटिंग एलिमेंट में, इसकी कर रहे हो, कॉपर की कर ही नहीं सकते क्योंकि कॉपर की रेजिस्टिविटी बहुत कम है, वो तो गल जाएगी कॉपर की वायर। ठीक है, चलो अब कुछ क्वेश्चन करते हैं, इतना ही है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ इज इक्वल टू इज वी इज इक्वल टू आई आर, जिसपे आपका न्यूमेरिकल आता है या कई बार ग्राफ वाले क्वेश्चंस आ जाते हैं, है ना, वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और या फिर ये जो फैक्टर्स हैं जिस पे रेजिस्टेंस डिपेंड करती है, उस पे इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। जैसे दिस क्वेश्चन सेज अ 4 ओम रेजिस्टेंस वायर इज डबल्ड ऑन इट। मतलब हम एक वायर ले लेते हैं, दिस इज अ वायर, ठीक है, और इसकी जो रेजिस्टेंस है दैट इज 4 ओम। इसकी हम लेंथ ले लेते हैं एल, ठीक है, और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हम ले लेते हैं ए, ए इज इक्वल टू एरिया। तो ये 4 ओम की वायर हमने डबल कर दी। डबल कर दी मतलब जैसे कि अगर ये वायर ही है मेरे पास, ठीक है, और अगर ये इतनी लेंथ की है और मैं इसको इस तरीके से डबल कर दूं, तो डबल करने पे क्या हुआ, अगर आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, तो डबल होने पे क्या हुआ, इसकी जो लेंथ है देख रहे हो वो क्या हो गई, लेंथ जो है वो हाफ हो गई। तो अगर हम इसको डबल कर रहे हैं, तो डबल करने का मतलब है कुछ ऐसे हो गया। ठीक है, तो डबल करने पे जो हमारी न्यू लेंथ आई, जिसको मैं एल डैश लिख रही हूँ, वो हो गई एल बाई 2। और ऐसे ही जो न्यू एरिया आया वो हो गया 2a, क्योंकि देखो ना एक के ऊपर एक आ गई, एरिया तो डबल हो गया। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, हमारी जो ओल्ड रेजिस्टेंस है, ठीक है, ओल्ड रेजिस्टेंस, हम इसको क्या लिखेंगे, आर इज इक्वल टू रो एल बाय ए, ये हमारा फॉर्मूला होता है ना। और ये हमें आगे सॉल्व तो करनी नहीं, ये हमें गिवन है 4 ओम्स, दिस इज गिवन। अब हम बात करते हैं न्यू रेजिस्टेंस की। ठीक है, हम बात कर रहे हैं न्यू रेजिस्टेंस की। न्यू रेजिस्टेंस को हम आर डैश से लेट करते हैं, चलो कलर चेंज कर लेते हैं क्योंकि हम न्यू रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं। तो न्यू रेजिस्टेंस में न्यू लेंथ लिख लो पहले, तो एल बाय 2 है, और न्यू एरिया लिख लो 2a है, डबल हो गया है ना। आई होप आपको यहाँ समझ आ गया कि क्यों लेंथ हाफ हो गई और एरिया डबल हो गया। तो अब क्या हम लिख सकते हैं कि आर डैश इज इक्वल टू रो एल डैश अपॉन ए डैश।
अब देखो मैंने यहाँ पे रो के ऊपर नहीं डैश लगाया क्योंकि रो रेजिस्टिविटी है, रेजिस्टिविटी सेम रहेगी। मैंने अभी आपको बोला तुम कॉपर की 100 मीटर की वायर ले लो, 1000 मीटर की ले लो, उसको तोड़ दो, मोड़ दो, उसको 10,000 टुकड़ों में बांट दो, तो भी उसकी रेजिस्टिविटी सेम रहेगी। तो इसलिए रो को हम चेंज ही नहीं करेंगे। तो ये हो गया, रो को ऐसे ही रहने देते हैं। एल डैश है हमारा L/2 और A डैश है हमारा 2A, है ना, दोनों डिनोमिनेटर्स में, वो 2 नीचे आ गया डिनोमिनेटर में। तो ये बन गया हमारा रो L/4A। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर मैं ये बाहर ले आऊं 1/4, तो ये हो गया रो L/A। और ये जो रो L/A है, अगर आप देखो, सो दिस इज नथिंग बट आर ओल्ड रेजिस्टेंस, रो L/A, है ना, दिस इज आर ओल्ड रेजिस्टेंस। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/4 into our old resistance R, which becomes equal to 1/4 into 4, that is 1 ohm। ठीक है, समझ आ गया। तो 4 ओम की जो रेजिस्टेंस थी, अगर जब आपने उस वायर को डबल किया, तो देखो वायर को डबल करने से क्या हुआ, हमारी जो रेजिस्टेंस है वो 4 टाइम्स कम हो गई, तो इट बिकम्स 1 ओम। तो इस तरीके से कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर है। एक और क्वेश्चन करते हैं, विच इज द लास्ट क्वेश्चन। इसमें हम ओम्स लॉ के ऊपर है ये क्वेश्चन, ठीक है। So let's read the question. The potential difference between the terminals of an electric heater is 60 volts, right? When it draws a current of 4 ampere from the source. ये वीडियो लैग हो गई थी बीच में, आई एम सो सॉरी। यस, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर इज 60 वोल्ट्स, यानी हमारा पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 60 वोल्ट्स है। और करंट कितना ड्रॉ हो रहा है, करंट ड्रॉ हो रहा है 4 एम्पियर। व्हाट करंट विल द हीटर ड्रॉ इफ द पोटेंशियल डिफरेंस इज इंक्रीज टू 120 वोल्ट्स। तो हमने पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाकर 120 वोल्ट्स कर दिया है, तो तब हमें अपना करंट जो है वो फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें आप देखो रेजिस्टेंस सेम रहती है ना। हमने अभी क्या बोला कि रेजिस्टेंस कांस्टेंट है, चाहे आपका वोल्टेज इंक्रीज हो या डिक्रीज हो। तो अब आपकी वोल्टेज बढ़ रही है, हमें करंट निकालना है, तो रेजिस्टेंस पहले हम निकाल लेंगे ना इस केस में। तो जो हमारा पहला केस है उसमें हम रेजिस्टेंस निकालते हैं, सिंपल, V इज इक्वल टू IR। तो R हमें निकालना है, तो R हो गया हमारा V/I, ठीक है। दैट मीन्स 60/4। ये हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 4 1 4 2 5, तो ये आ गया हमारा 15 ओम्स। तो ये रेजिस्टेंस 15 ओम आ गई। तो हमने इसलिए समझा है कि रेजिस्टेंस कांस्टेंट है, क्योंकि इस केस में भी, सेकंड केस में भी हमारी जो रेजिस्टेंस होगी वो सेम रहेगी। रेजिस्टेंस नहीं बदल रही, वोल्टेज और करंट बदल रहा है, पर रेजिस्टेंस सेम रहेगी। तो दोबारा वही फॉर्मूला लगा दो, V इज इक्वल टू IR। इस बार आपको I निकालना है, तो I इज इक्वल टू V/R हो गया, है ना। तो V की आप वैल्यू पुट कर दो 120, रेजिस्टेंस की वैल्यू आपकी आ गई, हमने अभी निकाला है 15। इसको आप सॉल्व करोगे तो 5 2 10 2 20, 5 4 20, ये 3 एंड दिस इज 8। तो ये हमारा आ गया करंट इज इक्वल टू 8 एम्पियर। तो हमें इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं काफी, न्यूमेरिकल में बहुत सिंपल होते हैं। इसमें हमें सिर्फ इतना ही समझना होता है कि रेजिस्टेंस दोनों केसेस में क्या होगा, सेम रहेगी, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। नेक्स्ट वीडियो में मैं थोड़ा सा ओम्स लॉ के IV ग्राफ के बारे में बताऊंगी। लास्ट ईयर भी बोर्ड में क्वेश्चन आया था IV ग्राफ के बारे में, VI ग्राफ के बारे में, वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। एंड ऑल्सो विल स्टार्ट विद हीटिंग इफेक्ट।